हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है जिसमें हम लोग लेके चल रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं भिन्न भिन्न एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखेंगे। अगर हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है, उसके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मैं भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि थकान भी कहे तू जीत जा यार। ठीक है, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि जो संघर्ष करता है वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग सोच लेते हैं। संघर्ष बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग आते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन लगभग बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ठीक है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर अगर ए की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल का नियम है। बी कह रहा है कि जैव विकास। और सी कह रहा है कि डीएनए संरचना। सी कह रहा है डीएनए संरचना और डी कह रहा है कि आनुवंशिकता और विविधता का। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक की जब भी बात आएगी तो यह आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये पूछेगा कि जेनेटिक्स जो नियम है किसने दिया था तो ऑप्शन बदल जाए, किसने दिया था तो मेंडल ने। ठीक है, मेंडल के नियम को लेकिन जब पूछेगा कि ये किसके अध्ययन के अंतर्गत आता है तो आनुवंशिकता और विविधता का इसमें क्या किया जाता है तो देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, जेनेटिक्स आनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिक विविधता तथा वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह आनुवंशिक क्रम के वंशानुक्रम के सिद्धांत और उसके व्यवहारों से संबंधित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता शब्द की मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। हमें बताना है कि किससे संदर्भित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शरीर रचना से, बी कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन से, सी कह रहा है कि आनुवंशिकता से, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि बीपीएससी टीचर 15/12/2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यह किसका है तो इसका हो जाएगा आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ही डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि आनुवंशिकी का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बीपीएससी टीचर 11/12 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है। बोल रहा है कि मनुष्यों में लक्षण की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञान, बी कह रहा है कि सरीसृप विज्ञान, और सी कह रहा है कि वंशागति, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वंशागति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंशागति हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता के लक्षण जो होते हैं या वंशागति के जो अध्ययन कहते हैं
वो वंशागति होता है, ठीक है, अनुवांशिकता होता है। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं, ठीक है। अतः वंशागति अनुवांशिकी की का आधार है। वंशागति का प्रक्रम है जिससे जनक से लक्षण संतति में आते हैं, मतलब कि जनक का मतलब होता है आपके पिता के जो लक्षण है वो संतान में आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वंशानुकीय, बी कह रहा है कि सूक्ष्म जैविक, सी कह रहा है कि कोशिका विज्ञान और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 1 में, सॉरी हेडमास्टर में, ठीक है, स्कूल टीचर हेडमास्टर का जो पोस्ट आया था और ये कब आया था, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 9/12/2023 को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वंशानुकीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी की कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो और ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पत्तियों का अध्ययन करते हैं, बी कह रहा है कि हड्डियों का अध्ययन करते हैं, सी कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन करते हैं, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑर्निथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पत्तियों का अध्ययन हमने नहीं बोला है, पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है। क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन की भी अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा यह क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पक्षी विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि एवीकल्चर पक्षी पालन कहलाता है। क्या कहलाता है, एवीकल्चर। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है कभी पूछ ले। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इसे भी आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पत्तियों का अध्ययन है, बी कह रहा है फूलों का अध्ययन है, सॉरी बी कह रहा है कि फलों का अध्ययन है, सी कह रहा है कि फूलों का अध्ययन है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसे भी आप देखेंगे तो बीपीएससी BAO, चलिए तो ये भी आप देखेंगे बीपीएससी BAO में यह पूछा गया था, 2024 का ही यह क्वेश्चन है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फलों का अध्ययन। क्या हो जाएगा, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ओके चलिए अगला है कि देखिएगा पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों तथा उसकी कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पोमोलॉजिस्ट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो वह कौन सी शाखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पादप वर्गीय, बी कह रहा है कि पारिस्थितिकीय, सी कह रहा है कि पादप कार्यकी, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर की देखेंगे तो 9/12/2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पादप कायकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा इसके अंतर्गत क्या दिया है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे
वनस्पति विज्ञान कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य को अध्ययन करती है। पादप कायिकी मतलब प्लांट साइकोलॉजी, ठीक है, प्लांट साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि हड्डियों की पढ़ाई, हड्डियों की जो पढ़ाई होती है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जियोलॉजी, बी कह रहा है कि सेरेनोलॉजी, सी कह रहा है कि ओरोलॉजी और डी कह रहा है ऑस्ट्रियोलॉजी। ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ये भी देखेंगे तो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑर्थोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्थियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा बहुत ही ध्यान से। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अगर हम बात करते हैं आर्थोलॉजी के अंतर्गत किसका बात किया जाता है, तो जो जोड़ होते हैं अस्थियों के, जो जोड़ होते हैं बोन्स जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओरोनोलॉजी के अंतर्गत तो पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरेनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रुधिर सीरम, क्या है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है हम लोगों का क्या है, तो वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम 9 की बात करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी कह रहा है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी कह रहा है कि मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान और डी कह रहा है कि कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कीट मतलब कीट, संवर्धन मतलब वृद्धि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन कहते हैं, ओके। चलिए आइए देख लीजिए, इसमें भी कुछ सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। कीट संवर्धन कीटों की विज्ञान वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों के अंतर्गत 3 जोड़ी पैर वाले आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आते हैं। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भूमि की आंत किसे कहते हैं तो भी आपका आंसर होगा केचुआ। अगर वहीं किसानों का मित्र किसे कहते हैं तो भी क्या होगा, केचुआ, ठीक है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोजिट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं जिसमें अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जैव विकास के बारे में। किसके बारे में, जैव विकास के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। क्या कारण होता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता आता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुकूलन होता है, बी कह रहा है कि सहभागिता होता है, सी कह रहा है कि उत्परिवर्तन होता है और डी कह रहा है कि बहुगुण सूत्रता होता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है, जैव विविधता क्यों पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन के कारण ही जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो उत्परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। तो जीव का उद्गम कब हुआ था, लगभग के नियर अबाउट बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था,
सी कह रहा है कि 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। बी कह रहा है कि 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो क्या कह रहा है सी कह रहा है कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और डी कह रहा है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। चलिए देखिएगा कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम स्थल अगर हम बात करते हैं तो 2000 बिलियन मिलियन क्या है 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीव की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स क्या कहते हैं, एस्ट्रोमेटोलाइट्स के अवशेष माने जाते हैं जो एक कोशिकीय जीव के समूह थे। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व अगर हम बात करते हैं तो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी, यूकैरियोटिक। ठीक है, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सभी जीव जीवाणु को छोड़कर सब बने हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कर देंगे, नहीं तो किसी वीडियो में आपको हम एक थोड़ा सा सेशन लेके आपको बता देंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जावा मनुष्य है, बी कह रहा है कि क्रो मैग्नन मनुष्य है, सी कह रहा है कि एंडरथल मनुष्य है और डी कह रहा है कि पेंकिंग मनुष्य है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से कि क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव से एकदम समान था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि पंजरों का प्रयोग करता था, अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। तो वह क्या योग्यता रखता था, तो उसकी पहली योग्यता थी कि वो पत्थरों के जो अस्थियां होती थी ना, जो जानवर के अस्थियां होगी या मनुष्य के अस्थियां होगी, उससे वो अपने औजार बनाता था और शिकार करता था। लेकिन उसमें एक चीज़ उसको ज्ञान हुआ था कि पशुओं की जो खाल होती थी उसको सिल के पहनता था, तो सिल के पहनने की उसको योग्यता रखता था। वह मानो गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्राग ऐतिहासिक मानव है। ओके, बहुत ही शानदार है कि विकास का, सॉरी माफ़ करिएगा, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्परिवर्तन है, बी कह रहा है कि हासिल किए हुए गुण है और सी कह रहा है कि लैंगिक जनन है और डी कह रहा है कि प्राकृतिक चयन है। अगर हम बात करते हैं कि विकास का मुख्य कारक क्या है तो वो हमारा हो जाएगा प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए नई है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति की उत्पत्ति, उद्भव को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में अनुकूलित जीवों के लाभकारी गुण वंशानुगत के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियों में धीरे धीरे क्या होते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 की विकास का कारण है। तो हमें बताना है कि विकास का कारण क्या है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फॉलिश पदार्थ, बी कह रहा है कि जीन के लिए संघर्ष, सी कह रहा है कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन और डी कह रहा है कि वंशागति। अगर विकास का कारण अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत का विकास को संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति के उद्भव को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य प्रक्रिया और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जाता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्कियोटेरिप्स, ठीक है क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, बी कह रहा है कि जुरासिक काल का सरीसृप है, सी कह रहा है कि ट्राइएसिक काल का सरीसृप है और डी कह रहा है कि ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप है। अगर हम बात करते हैं कि 6 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, क्या है, तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को कि आर्टियोप्टेरिक्ट जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। इसे पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की कड़ी माना जाता है। पक्षी और सरीसृप के जो बीच की कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो जुरासिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। हमें बताना है कि इसमें से किसका खून जो है सबसे गर्म है। ठीक है, क्या दादूर टोंड जिसे कहते हैं उसका है, या फिर मगरमच्छ, फिर मछली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि गर्म खून किसका है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे आप ध्यान से देखिएगा कि डोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ की अगर हम बात करते हैं तो सरीसृप से है, और मछली की अगर हम बात करते हैं तो पीसीज वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसीलिए विकल्प ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगला है हम लोगों का यूनिट और इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वर्गीकी के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों, ठीक है, जिसे वेसल्स टिश्यू के विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर अगर ए देखिएगा तो एंगलर और प्रांत, बी कह रहा है कि बेथम और हुकर, सी कह रहा है कि एपीडी कोंडल और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 71वीं बीपीएससी प्री 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एपीडी कोंडोल। ठीक है, कांडोल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एपीडी कांडोल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है कि एपीडी कांडोल, ठीक है, स्विच वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने टेक्सोनोमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक जिसे हम जाइलम और फ्लोएम की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो एपीडी
कांडोल ने ही दिया था या किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहते हैं, तो कौन कौन से साथ रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या शैवाल और कवक रहते हैं, बी कह रहा है कि कवक और बैक्टीरिया रहती हैं, सी कह रहा है कि शैवाल और वायरस, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन के साथ एक साथ कौन रहता है, तो शैवाल और कवक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कवक और शैवाल जो होते हैं यह सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना यह नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सहजीवी और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। ठीक है, तो सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं। आगे देखिएगा लाइकेन शैवाल में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल, अगर हम बात करते हैं तो फाइकोबायेंट, और क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक माइकोबायेंट के साथ रहते हैं। इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है, बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। लाइकेन में प्रजनन क्या है, तो लाइकेन में प्रजनन उसके कवक घटक के द्वारा होता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो सहजीवी संबंध सहजीवी जीव कहलाता है या कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा शैवाल और कवक के मिलन से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पैरासाइटिज्म, बी कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म, सी कह रहा है कि कॉमेंसलिज्म, और डी कह रहा है कि कॉन्सर्कन, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कशन किया है ऊपर क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यूचुअलिज्म। क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। क्या है, तो संवहनी पौधे को चुनिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि काई, बी कह रहा है कि लीबर बट, और सी कह रहा है कि हॉर्न बट, और डी कह रहा है कि फर्न, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं तो 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी फर्न। क्या हो जाएगा, फर्न इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, फर्न एक पुष्प रहित संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड ऊतक, क्या है, लिग्निफाइड टिश्यू जैसे जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें फर्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुरक्षा, बी कह रहा है भोजन, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, डी कह रहा है कि खनिजों का बढ़ा हुआ अवशेषों और रोगों से सुरक्षा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। देखिएगा माइकोराइजा एक
सहजीवी संबंध है जो कुछ कवकों, जिसे हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं, और उच्च पादपों के जड़ों के बीच बनाता है। इस सहजीवी संबंध में पौधों को विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिजों तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त पौधों को जड़ जनित रोग तथा कुछ हानिकारक मृदा सूक्ष्म जीवों से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि स्पाइरोगाइरा क्या है, तो स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूरा शैवाल का, बी कह रहा है कि लाल शैवाल का, सी कह रहा है हरा शैवाल का, और डी कह रहा है कि सफ़ेद शैवाल का। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हरा शैवाल का। क्या हो जाएगा, हरा शैवाल का। देखिएगा पायरोगाइस हरे शैवाल का एक उदाहरण है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। पायरोगाइरा को जलीय रेशम क्या कहते हैं, तो वाटर सिल्क भी कहते हैं या इसके नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, तो शैवाल का उदाहरण है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डायटम, बी कह रहा है राइजोपस, सी कह रहा है कि फ्यूनेरिया, और डी कह रहा है कि अमीबा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डायटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायटम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डायटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका के बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के जीव माने जाते हैं या जीव हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, हमें बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है आर्थ्रोपोडा, बी कह रहा है कि मोलास्का, सी कह रहा है कि टेनोफेरा, और डी की अगर बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्राणी जगत का अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा संघ कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, देखिएगा संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या है कि संघ काइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर अगर ए की हम बात करते हैं तो ए कह रहा है कि यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। बी कह रहा है कि इसमें विशिष्ट जल सम्मोहन नाल होती है। सी कह रहा है कि यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे भी आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। ये बहुकोशिकीय उपस्थित जीव है जिसमें अच्छी तरीके से विकसित अंग प्रणालियां होती हैं। अधिकांश काइनोडर्म का आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इसमें सीलोमुक गुहा होती है। इसमें विशिष्ट जल सम्मोहन नाल तंत्र भी होता है। ये गल्फरों के माध्यम से शोषण करते हैं, तो इसमें
सबसे अगर मेन पॉइंट की अगर बात करें तो गलफड़ों के द्वारा यह क्या करते हैं, श्वसन क्रिया संपादित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कह रहा है कि कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं कणिका विहीन जंतु है। मतलब लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। कौन है? मेढक है, केचुआ है, सर्प है, मोर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं तो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। केचुआ हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं विहीन जंतु कौन है? तो केचुआ है। ओके, चलिए देखिए, केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, लेकिन केचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में असमर्थ है, तो हमें बताना है कि वो कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विषाणु, बी कह रहा है कि जीवाणु, और सी कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा, और डी कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कवक पौधे में नहीं पाई जाती, ठीक है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, किसमें? ऑक्सीजन में, बी कार्बन डाइऑक्साइड में, सी पर्णहरित में, और डी सूर्य के प्रकाश में, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, री एग्जाम प्री 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और कवक पौधों में नहीं पाया जाता, किसमें? पर्णहरित में। किसमें? पर्णहरित में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, विभिन्न कारकों से अब इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाएगा। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था। कवक पौधे नहीं होते हैं, ये जीवों का एक अलग जगत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है, क्यों मर जाती है पानी से जब वो बाहर निकालते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी कह रहा है कि उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी कह रहा है कि वे सांस नहीं ले पाती, और डी कह रहा है कि वे जल में नहीं चल पाती। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वे सांस नहीं ले पाती है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, तो जल में मत्स्य फिश को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती। मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स मतलब गलफड़े पाए जाते हैं जो मुख्यतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित मतलब एडॉप्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं, जो उनकी कॉलोनी होती है, तो एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं कि ये कॉलोनी हमारी है या ये कॉलोनी दूसरे की है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गंध से, बी कह रहा है कि दृष्टि से, सी कह रहा है कि नर्तकी से, और डी कह रहा है कि स्पर्श से। अगर हम बात करते हैं जो एक दूसरे को पहचान करती हैं कॉलोनी की, तो वो करती हैं अपने गंध से। किससे करती हैं? अपने गंध से करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, लगभग सभी प्राणियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि से हो सकती है, आवाज़ से हो सकती है, स्पर्श से हो सकती है, या अपनी गंध द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा
तथा उसके स्रोत को बनाने के लिए विभिन्न नित्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। ये गंध युक्त रसायन जो होता है वो क्या होता है, तो फेरोमोन्स होते हैं। क्या होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मत्स्य में, बी कह रहा है कि उभयचर में, और सी कह रहा है कि सरीसृप में, और डी कह रहा है कि अस्थनि में। ठीक है, अस्थन में। तो अगर हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये किस में काउंट किए जाते हैं, तो ये वर्गीकृत या काउंट किए जाते हैं अस्थनि में, मतलब अस्थन जीव में काउंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, डॉल्फिन स्तनपायी जलीय होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन की अनेक उप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे कि गंगा नदी डॉल्फिन भारत का, या ऐसे पूछेगा कि जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो उसमें आपका हो जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि मेढक और टोंड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एपोडा, बी कह रहा है कि यूरोडेला, सी कह रहा है कि अनुरा, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुरा हो जाएगा। देखिए, मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा व मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में क्या होती है, तो सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि बायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगुणित, बी कह रहा है कि द्विगुणित, सी कह रहा है कि त्रिगुणित, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसे भी आप देखेंगे तो बीपीएससी टीचर 9th 10th में या 26/8/2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विगुणित। क्या हो जाएगा, द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, बायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका द्विगुणित होते हैं। बायोफाइट में मांस और लीवर बट आदि आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बायोफाइटा को वनस्पतियों का उभयचर कहा जाता है। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगले सेशन में हम आपको डिस्कशन करेंगे किसको लेकर, कोशिका को लेकर। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम देता हूं। और जाते जाते एक किसी ने बड़ा ही प्यारा बात बोला है, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई नहीं आएगा गवाही देने, कोई नहीं आएगा गवाही देने पार्थ, हत्या तन की हुई है। हत्या तन की नहीं मन की हुई है। जब मन की हत्या होती है ना, तो कोई गवाही देने नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।